अबोहर फाजिल्का का रहने वाला है। सुनील यादव लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा का बेहद करीबी माना जाता था। हालांकि हत्याकांड की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। उधर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने की मदद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। तो अवैध तरीके से जो बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, अब उनकी पकड़ करने में पुलिस जुट गई है। जो इनको बसाने में मदद कर रहे हैं, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में सहायता करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल्ड जब इंटरोगेशन की गई तो उससे मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। जब मालूम चला कि किससे इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया तो मालूम चला कि साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जहां पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। इस टाइप का इनका एक रेट कार्ड था फर्जी वेबसाइट पे, ये कि 7 रुपए में कोविड सर्टिफिकेट ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें, इस टाइप की इन्होंने पूरी वेबसाइट चला रखी थी। हमने जो साहिल के साथी थे, इनमें से एक साथी है जो कर्नाटका बैंक प्रशांत विहार ब्रांच में काम करता है, अफरोज नाम का आदमी है। उसने अंडर 17 करके इन सबके आधार कार्ड बनवाए थे। 17 साल से कम के बना रखे थे आधार कार्ड इनके सबके। उस आधार कार्ड से इनको बाकी दिल्ली के बाकी पैन कार्ड्स, इवन वोटर कार्ड एनरोलमेंट में मदद मिलती थी। हमने एक लेडी को गिरफ्तार किया है, मुन्नी देवी नाम है उनका। उन्होंने 2021 में इंडिया आई थी। उसने अपना एक वोटर कार्ड भी एनरोलमेंट करा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फर्जी आधार कार्ड जो बनाए। डीग के पहाड़ी मेवात इलाके में दिन दहाड़े नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब छात्रा परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकल रही थी। इस दौरान उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। इस दौरान साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण। परीक्षा केंद्र के बाहर से किया अगवा। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। अब तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। डीग के पहाड़ी कस्बे के केसरी सिंह राजकीय विद्यालय के बाहर का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नाबालिग के अपहरण की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 10वीं की छात्रा पेपर देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही थी। आप देख सकते हैं कि छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ बिना किसी डर के चल रही है। उसी दौरान गाड़ी से उतरकर एक बदमाश उसे जबरन गाड़ी में बैठाता है। उसकी साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने इस दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गए। डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ बुलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बुलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है उसकी जो साथी छात्रा है वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं।
अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि करीब 1 साल पहले छात्रा की शादी आटा साटा प्रथा के तहत गोपालगढ़ थाना इलाके में हुई। शादी के बाद विवाद होने पर छात्रा अपने पिता के घर रह रही थी। पीड़ित परिवार ने छात्रा के ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पति, देवर और ससुर के खिलाफ अपहरण और दहेज का मामला भी दर्ज कराया है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी, जिसके बाद लड़की को वो अपने घर ले आए। तब से वो अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बहरहाल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया, उससे इतना तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, इसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी। एमपी आईटीओ के एक सिपाही के पास जो संपत्ति मिली, उसको देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। इतना सोना, चांदी और नकदी कि किसी की भी आंखें फटी रह जाएं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला। जांच एजेंसियों के हाथ सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य की डायरी लगी, जिसमें काली कमाई के कई राज छिपे हुए। देखिए रिपोर्ट। डायरी उगलेगी राज, ईडी भी करेगी जांच, करप्शन का गठजोड़। अब चलेगा जांच का दौर। एमपी में काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईओडब्ल्यू के हाथों में करोड़ों के लेन देन को लेकर दस्तावेज और डायरी मिली है। सूत्रों की माने तो सौरभ शर्मा के दफ्तर से मिली डायरी में उसका पूरा हिसाब किताब दर्ज है। इससे पता चलता है कि वह साल भर में 100 करोड़ रुपए का लेन देन करता था। इस डायरी में इस महीने का हिसाब किताब मिला है। इनकम टैक्स की जांच में कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि डायरी में प्रदेश के 52 आरटीओ के साथ साथ अन्य अफसरों और उनके द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी मिली है। वहीं सौरभ के दोस्त चेतन ने भी पूछताछ में अहम सुराग दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही का काम करता था और कई बड़े लोग और अधिकारियों तक रकम पहुंचाता था। सौरभ शर्मा के दफ्तर में जांच की गई और दफ्तर के सामने लगे सीसीटीवी से जांच की टीम को अहम क्लू मिले हैं। कार से निकलने की तस्वीर भी जांच टीम को मिली है। अब तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा। आयकर और ईओडब्ल्यू की टीम उसे तलाश कर रही है। सौरभ शर्मा काली कमाई मामले में लोकायुक्त इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने भी मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, यानी कि इस पूरे मामले में अब और भी ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। करीब 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 10-11 करोड़ रुपए की नकदी बरामदगी और इसके बाद कई तरीके की अलग अलग जगहों पर सौरभ शर्मा केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में जुटी हुई है। सौरभ शर्मा ने मुंह खोला तो जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे। ऐसे में लोकायुक्ती छापेमारी जब उसके घर पर चल रही थी तो उससे बचाने की कोशिश भी की गई। छापेमारी से पहले सौरभ को पता था कि उसके घर पर छापा पड़ने वाला है। अब इस मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। उनमें दिख रहा है कि जिस गाड़ी से सोना मिला है वह छापेमारी से पहले सौरभ के घर में खड़ी थी। सौरभ शर्मा का
राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सौरभ शर्मा ने मछली के ठेके लिए थे, लगभग 5 करोड़ का ठेका था जो 2022 में मिला था और 2027 तक जिसकी लीज है। राजस्थान के कोटा में भी राजघाट परियोजना में भी इन्होंने मछली मारने का मछली का ठेका लिया था और वहां से भी 5 करोड़ रुपए की आय इनको होती थी। लगातार इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू और अब ईडी इन सारे दस्तावेजों को साझा करेंगी। कुछ डायरियां भी मिली हैं जिनमें कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, उनका भी खुलासा हो सकता है और लगातार इसकी जांच बहुत तेजी से जारी है। ऐसे में सवाल है, क्या सौरभ को लोकायुक्त की छापेमारी की सूचना मिल गई थी? इसके बाद वह सारी चीजों को छुपाने में लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।